जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोलकाता मर्डर केस के बारे में, जहां 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 साल की पीजी डॉक्टर की बुरी तरीके से रेप करके मर्डर कर दिया गया। जहां उस दिन उनके फेस और प्राइवेट पार्ट में से भी खून निकल रहा था, वो भी बिना किसी कपड़े के। जहां उस दिन उनकी 36 आवर की कंटिन्यूस ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें डे और शिफ्ट नाइट दोनों करनी पड़ती है, वो भी इमरजेंसी हॉस्पिटल में। तो उस दिन भी ये हुआ कि वो अपने 4 कलीग्स के साथ रात के करीब 2 से 3 बजे सेमिनार हॉल में आती है, वो भी अपना 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद, वो भी अपने डिनर करने के लिए। 4 कलीग्स के साथ वो ऑनलाइन ऑर्डर करती है फूड, और फ़ोन में अपना नीरज चोपड़ा का जेवेलियन सिल्वर मेडलिस्ट ओलंपिक चैंपियनशिप देख रही होती है। तो लंच डिनर करने के बाद क्या होता है, जब उसके जो 4 कलीग्स है वो वापस अपने काम पे चल जाते हैं, लेकिन जो हमारी विक्टिम डॉक्टर है वो पहले से 24 घंटे की ड्यूटी कर चुकी होती है, तो वो थोड़ी थक जाती है। इसलिए वो क्या डिसीजन लेती है, वो सोचती है कि थोड़ा सेमिनार हॉल में रुक के थोड़ा सा मैं सो जाती हूँ। तो उसी समय करीब 4 बजे सुबह के जो एक्यूज होता है वो एंट्री करता है सेमिनार हॉल में, और जो हमारी विक्टिम डॉक्टर है उसके साथ फिजिकली असॉल्ट किया जाता है, उसके द्वारा रेप किया जाता है, और करीब 3 से 5 बजे के करीब उसका मर्डर कर दिया जाता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर पूरे देश में खूब नाराजगी देखने को मिल रही है, और इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। श्रीराम बाबा के ওদের সাথে কথা বলে পারমিশন নিয়ে যে আমাকে 4টে দিন টাইম দিন, রবিবারের মধ্যে যদি तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम और मैं भारत के प्यार से शहर दिल्ली में रहता हूँ। तो आइए अब जान लेते हैं डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक किस तरीके से हमारे विक्टिम डॉक्टर के साथ एक्यूज पर्सन ने फिजिकली असॉल्ट किया। ब्लीडिंग फ्रॉम द आई, ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ, ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना, डीप वाउंड इन वेजाइना ड्यू टू प्रीवर्टेड सेक्सुअली, जेनिटल टॉर्चर, nose and mouth clamped, head smashed on wall, injury on the lip, scratches on the face, injuries on face and nails, injuries on left leg, injuries on neck। इन सारी चीज़ों से तो ये क्लियर पता चलता है कि किस तरीके से दर्दनाक तरीके से एक्यूज पर्सन ने हमारे विक्टिम डॉक्टर के साथ फिजिकली असॉल्ट किया। कितनी खराब, कितनी बुरी रात हुई होगी उस दिन, कितनी चीखी होगी, चिल्लाई होगी, कितने दर्द सहे होंगे हमारे विक्टिम डॉक्टर ने। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। सबसे दर्दनाक, सबसे बुरी बात तो ये है कि उस दिन करीब 10:30 बजे उनके फैमिली को ये बताया जाता है ये तो एक सुसाइड केस था। मानते हैं कि रिपोर्ट 1-2 दिन बाद आती है, लेकिन इन सारी चीज़ों से ये तो क्लियर होता है कि ये एक सुसाइड केस नहीं था। जिस तरीके से उनके फेस, उनके माउथ, उनके आइज़ में से खून निकल रहा था इस तरीके से। और इसके बाद हुआ क्या, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स और पीपल स्ट्राइक्स पे आ गए। इन सारे प्रेशर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने रिजाइन दे दिया। और हुआ क्या, 8-9 घंटे के बाद उन्हें दूसरे कॉलेज CNMC कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट मिल भी गई। अगर हम बात करें तो अभी तक एक ही एक्यूज पर्सन पाया गया है, मिला है। क्योंकि जो हमारी विक्टिम डॉक्टर है, जहाँ पे उसका मर्डर हुआ है, जहाँ पे उसकी बॉडी पाई गई थी, वहाँ एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला है, जो कि वो एक्यूज पर्सन जिसे अभी पकड़ा गया है उसके डिवाइस से बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से हमने अभी एक ही एक्यूज पर्सन को पकड़ा है। और जो एक्यूज पर्सन था वो आराम से बेफिक्र, ना किसी डर के, जहाँ उसे उस जगह को छोड़ के, उस स्टेट को छोड़ के भागना था, वो आराम से सुबह सुबह पुलिस बैरक में जाके सो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सिविक वॉलेंटियर है। सिविक वॉलेंटियर वो होते हैं जो पुलिस के अंडर ही काम करते हैं, लेकिन वो पुलिस होते नहीं है, उन्हें सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो इसी तरीके से वो आराम से सो रहा होता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखा जाए, जहाँ एक्यूज पर्सन के साथ मर्डर होता है, रेप होता है, उस सेमिनार हॉल के करीब 20 मीटर की दूरी में ही रेनोवेशन स्टार्ट कर दिया जाता है, ताकि जो एक्यूज पर्सन पकड़ा गया उसके अलावा जो उसमें शामिल थे वो सबको छुपाया जा सके, उन्हें बचाया जा सके। हम सबको पता है जहाँ कहीं मर्डर होता है, जहाँ कुछ ऐसे गलत काम होते हैं या कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है, तो वहाँ सबसे पहले सील कर दिया जाता है, जहाँ किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो यहाँ पे रेनोवेशन होने लगे, तो इससे साफ पता चलता है किस तरीके से जितने भी बाकी एक्यूज है उनको बचाया जा रहा है और छुपाया जा रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं वो सारे इवेंट जो मर्डर के बाद हुए। तो अगर हम इन सारे इवेंट को एक टाइम क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझे, तो करीब 9:30 से लेकर 7:10 तक, जो शाम के 7:10 तक किस तरीके से जो सारे इवेंट हुए हैं एक एक करके उन चीज़ों को हम समझते हैं। जब सबसे पहले सुबह के 9:30 बजे जहां असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने
विक्टिम के पेरेंट्स को कॉल किया और रिपोर्ट किया कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये एक सुसाइड केस है। वहीं 10:10 पे जो इंस्पेक्टर इंचार्ज है आजीकर पुलिस के, वो अलर्ट पे आ गए। 10-10:30 बजे जो ताला पुलिस स्टेशन है उन्होंने एक अलर्ट जारी किया डीसीपी, सीपी, आईसीपी और काफियों को। उसके बाद 11:30 बजे जो पुलिस ऑफिसर है जो टॉप रैंक के है वो उस सीन के, वो जो मर्डर जिस जगह पे हुआ है वहाँ पे पहुँचते हैं। 1 बजे के करीब जहाँ विक्टिम डॉक्टर के पेरेंट्स वहाँ पहुँचते हैं जहाँ फॉरेंसिक टीम एग्जामिन कर रही थी, जहाँ उनके पेरेंट्स ने कहा है इनिशियली उन्हें अलाउ भी नहीं किया उनकी बेटी के बॉडी को देखने के लिए। फिर करीब 1:10 के करीब जो पेरेंट्स है वो ये बताते हैं कि उन्हें अलाउ किया गया कुछ टाइम के बाद सेमिनार रूम में एंट्री करने के लिए और अपने बेटी की बॉडी को देखने के लिए, जो कि बिना कपड़े के थे। वहीं करीब 3:30 बजे 3:55 के करीब जो विक्टिम डॉक्टर के जो फादर है उन्होंने रिक्वेस्ट की है जुडिशियल मजिस्ट्रेट से एक इंक्वायरी बिठाने के लिए, जैसे एक कोई सस्पिशियस डेथ हो गई है या अननेचुरल तरीके से किसी की जो मौत होती है उसके लिए एक इंक्वायरी बिठाने की उन्होंने मांग की। वहीं 4:20 पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उन्होंने एक वीडियोग्राफी कंडक्ट करने के लिए विक्टिम डॉक्टर की मदद से साइन लेती है और रिक्वेस्ट करते हैं। वहीं करीब 5:30 बजे जो बॉडी होती है वो पोस्टमार्टम के लिए जाती है और लास्ट में 6:10 से 7:10 के करीब पोस्टमार्टम पूरी तरीके से हो जाता है। ये तो हमने जान लिया अब तक जो हुआ। अब हम बात कर लेते हैं एक्यूज पर्सन के बारे में। जी हाँ, हम बात करते हैं अब संजय रॉय के बारे में। संजय रॉय जो एक सिविक वॉलंटियर है, जो कि पुलिस मैन नहीं होते लेकिन अपने आप को पुलिसमैन बताता है। यहाँ तक कि अपने टी शर्ट पे भी कोलकाता पुलिस छपवा रखा है और साथ ही अपने बाइक में भी कोलकाता पुलिस का टैग लगा रखा है। आजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स के द्वारा ये बताया जा रहा है वो संजय रॉय को पहले से जानते। वो कुछ साल पहले ही कॉलेज से चले गया था क्योंकि वो कॉलेज में एज अ कुक काम करता था, लेकिन अब वो जब दोबारा है तो वो अपने आप को एज अ पुलिसमैन बताता है और किसी भी वार्ड में, किसी भी हॉस्पिटल रूम में इजिली एंटर कर जाता है। तो इससे पता चलता है किस तरीके से उसने अपनी बात बना रखी है पूरे कॉलेज में। उसको अरेस्ट करने का जो सबसे मेन क्लू है वो ब्लूटूथ डिवाइस जो हमें विक्टिम के पास से मिला है। कहा जाता है जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें ये दिखता है कि जो संजय रॉय है जब वो एंट्री करता है हॉस्पिटल में तो उसके गले में वही ब्लूटूथ डिवाइस होता है और जब वो वहाँ से निकलता है तो वो डिवाइस नहीं होता है। तो उसको अंडर सेक्शन 64 रेप और अंडर सेक्शन 103 मर्डर के तहत चार्ज किया जाता है उस पर ये सेक्शन, और उसे सियालदा कोर्ट में रिपोर्ट किया जाता है और उसे अरेस्ट किया जाता है। ये तो होगी एक्यूज पर्सन संजय रॉय। लेकिन इसके अलावा जितने भी एक्यूज पर्सन है उन्हें छुपाया गया रेनोवेशन करने के थ्रू और काफ़ी चीज़ें छुपाई गई है। तो इससे पता चलता है किस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है सारे मर्डर केस को। अगर हम बात करें कुछ उसके पर्सनल के बारे में, उसकी 4 शादी हो रखी है जो कि पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो जितनी भी वाइफ हैं उनके साथ फिजिकली असॉल्ट और उन्हें मारता, टॉर्चर, काफ़ी चीज़ें करता था। यहाँ तक कि उनकी एक वाइफ के जो सासू माँ है उसका भी ये कहना है कि जब उसने हमारी बेटी के साथ शादी किया तो उसने हमें ये नहीं बताया कि उसकी पहले से शादी हो रखी है। इस चीज़ों से उसे उनके जो सासू माँ है वो कहती है कि हमें उसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली संजय रॉय के बारे में। और यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन दर्ज की थी संजय रॉय के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी को वो मारता था, पीटता था। ये भी एक रीज़न है जिससे पता चलता है कि संजय रॉय के लिए ये सारी चीज़ें नई नहीं थी। अगर हम बात करें कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी के बारे में, जो कि काफ़ी टाइम से कोलकाता की सीएम रह चुकी है और रह रही है, वो भी आज डॉक्टर्स और स्टूडेंट के साथ प्रोटेस्ट में उतर गई है कि हमें भी न्याय दिलाओ, हमें भी न्याय चाहिए इस मर्डर केस को लेके। आपको कैसा न्याय चाहिए? आप तो खुद सीएम है, आप किसका वेट कर रहे हैं? आप डिसीजन क्यों नहीं ले रहे? वहीं दूसरी ओर यूपी में एक अभी हाल ही फिलहाल एक छोटी बच्ची के साथ एक एक्यूज पर्सन है ऐसी फिजिकली कुछ असॉल्ट किया, फिजिकली गलत किया। वहीं कुछ ही टाइम में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एनकाउंटर कर दिया। तो इससे साफ क्लियर होता है किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट जगह में काम कर रही है। इसलिए ध्यान दे,
अगर ये चीज़ें पहली क्लियर रहती, अगर सरकार सही काम करती कोलकाता में, तो वो संजय रॉय अपनी 4 अनसक्सेसफुल शादी, टॉर्चर, बीवियों को मतलब टॉर्चर करने के बाद, जिस पे कंप्लेंट पहले से दर्ज हो चुके, इन चीज़ों के बाद भी ये काम नहीं करता। तो इससे क्लियर होता है उसके अंदर कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि सरकार वैसी है नहीं कि उसे सजा दिलाए और उस विक्टिम को न्याय दिला पाए। ये तो हमने जान लिया पूरा केस क्या हुआ, लेकिन बात घूम के एक ही जगह आ जाती है, क्या हमारे विक्टिम डॉक्टर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारी गवर्नमेंट न्याय दिला पाएगी, या हमेशा की तरह ये एक केस फाइल बनकर चलती रहेगी? देखो, अगर हम बात करें, क्लियर तरीके से बात करते हैं, जो एक्यूज पर्सन होते हैं वो किसी भी कंट्री में क्यों बनने लगते हैं? क्यों? उन्हें पता है कि उस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है। उसी समय कोई एक्शन अगर लेने लगी, उसी समय ऑन द स्पॉट एनकाउंटर होने लगे, तो ऐसी चीज़ें बढ़ेगी नहीं। जहाँ वहीं दूसरी ओर जो संजय रॉय पहले से ये चीज़ें करते आ रहा है, घर में अपनी प्राइवेट लाइफ में भी ऐसी चीज़ें कर रहा है, मार पीट, टॉर्चर करना, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कोई गवर्नमेंट, कोई कॉन्स्टिट्यूशन उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती, इसलिए ऐसे एक्यूज पर्सन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें किसी और कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर हम गल्फ कंट्री की बात करें, जैसे दुबई या कोई भी सऊदी अरेबिया कंट्री, वहाँ क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है और सरकार क्या चुप रहेगी? तो ये फ़र्क है। अगर गवर्नमेंट ये चीज़ें सोच के बंद कर देना कि ये मेरा नहीं है, ये उस सरकार का काम है, या सत्ता पे ये है, ये चीज़ें बंद करे और ये समझे ये मेरी जिम्मेदारी है दूसरे की इज्जत बचाना, और उसी समय ऑन द स्पॉट एनकाउंटर करे और डिसीजन ले, स्ट्रिक्ट एक्शन ले, तो ऐसे एक्यूज पर्सन इंडिया में कभी नहीं बढ़ेंगे। तो इन चीज़ों पे ही काम करना चाहिए एक अच्छी सरकार को। तो आई होप आपको मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।